वेलकम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में अपने पर्यावरण के प्रति अभिरुचि कंसर्न्स अबाउट आवर एनवायरनमेंट के अध्याय भौतिक विज्ञान और पर्यावरण में वायुमंडल भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में वायुमंडल भाग 1 में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसे थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, और जिन लोगों ने वायुमंडल भाग 1 को नहीं देखा है अभी तक वीडियो, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी चारों तरफ से एक मिश्रित गैसों के आवरण से ढकी हुई है। गैसों का यह मिश्रण मोटाई में कई 100 किलोमीटर है। गैसों के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं? सबसे अधिक मात्रा में जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन और हीलियम ये सारे मिलकर 1% हैं। वायुमंडल के विभिन्न भाग। वायुमंडल के 5 भाग हैं, जिसमें से सबसे पहला है क्षोभमंडल या घनमंडल, या इसे अधोमंडल भी कहते हैं। दूसरा समतापमंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा तापमंडल या आयन मंडल, और पांचवा बहिर्मंडल। क्षोभमंडल के बारे में अब हम लोग जानते हैं। क्षोभमंडल क्या है? यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें वायु की सघनता सबसे अधिक होती है। ऊंचाई के अनुसार तापक्रम तथा वायु भार में परिवर्तन होने के कारण इस भाग को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। धरातल से इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों की ओर 8 किलोमीटर है। इसमें जलवाष्प, धूलकण तथा बादल रहते हैं, जिसके कारण इसी स्तर में प्राकृतिक घटनाएं जैसे बादल, आंधी तूफान, ओलापात आदि घटती है। अगला है समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में अब हम लोग जान रहे हैं। यह क्षोभमंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस स्तर की ऊंचाई अक्षांश और ऋतु के साथ बदलता रहता है। सर्दियों में इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 20 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 7 किलोमीटर तक हो सकता है। इस स्तर में वायु की सघनता कम है तथा वायु स्थिर है। इस स्तर में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी रहती है। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, परंतु 50 किलोमीटर की ऊंचाई से तापमान में गिरावट पुनः शुरू हो जाती है। तो समताप मंडल में हम लोग देखते हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है? वृद्धि होता है, परंतु जैसे ही 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है उसके बाद से जो तापमान में गिरावट होना शुरू हो जाता है। इस भाग में ही जेट प्लेन उड़ते हैं और मौसम की जानकारी के बैलून भी यहीं भेजे जाते हैं। इस मंडल के मध्य में ओजोन परत स्थित है। तो समताप मंडल के मध्य में ही हम लोग ओजोन परत को भी देखते हैं। ओजोन परत भी इसी में है। अगला है मध्यमंडल। समताप के ऊपर 90 किलोमीटर तक मध्यमंडल फैला हुआ है। नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता है तथा -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ एक विशेष प्रकार के बादल का निर्माण होता है, जिन्हें नॉक्टिल्यूसेंट बादल कहते हैं, जो बहुत ऊंचाई पर तथा सिर्फ उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर ही बनते हैं। तो नॉक्टिल्यूसेंट बादल हम किसको कहते हैं? ये एक विशेष प्रकार के बादल होते हैं जो बहुत ऊंचाई पर होते हैं, और ये सिर्फ उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर ही बनते हैं। मौसम की जानकारी के बैलून या जेट प्लेन इस परत तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए इस परत के विषय में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है। विशेष प्रकार के मौसम संबंधी रॉकेट के द्वारा इस मंडल की जानकारी मिलती है, जिनको हम साउंडिंग रॉकेट्स कहते हैं। आगे आते हैं तापमंडल या आयन मंडल। तापमंडल का प्रसार 80 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। यहाँ सूर्य की किरणें अत्यंत प्रखर होती है, अतः यहाँ तापमान तीव्र गति से बढ़ने लगता है और 350 किलोमीटर पर
1200 डिग्री सेल्सियस ताप मिलता है। अत्यधिक तापमान के कारण ऑक्सीजन और हीलियम के अणुओं का आयनीकरण होता है। इन आयनों की अधिकता के कारण इस मंडल को आयन मंडल भी कहते हैं। तो आयन मंडल हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ अत्यधिक ताप होता है और उसके कारण ऑक्सीजन और हीलियम के अणु जो है आयनीकरण होते हैं। इस मंडल में आवेशित कण अर्थात आयन दिन में सूर्य से प्रकाश ऊर्जा प्राप्त करते हैं और रात के समय इस संचित ऊर्जा को वायुमंडल में लौटा देते हैं। इस कारण अंधेरी रात में भी कुछ प्रकाश दिखाई देता है, जिसे ध्रुवीय प्रकाश या ध्रुव ज्योति कहते हैं। तो ध्रुवीय प्रकाश या ध्रुव ज्योति हम किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण इस मंडल में आवेशित कण जो है वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा को संचित कर लेते हैं और उसी ऊर्जा को रात में वो वायुमंडल में लौटा देता है और इस कारण से हमें रात में, अंधेरी रात में कुछ प्रकाश दिखाई देता है। उसी प्रकाश को ध्रुवीय प्रकाश या ध्रुव ज्योति कहते हैं। इस ज्योति को उत्तरी ध्रुव के पास सुमेरु ज्योति तथा दक्षिणी ध्रुव के पास कुमेरु ज्योति कहते हैं। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर वापस पृथ्वी पर भेजता है, जिससे हम पृथ्वी के विभिन्न भागों में रेडियो स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रम को सुन पाते हैं। यहाँ अंतरिक्ष यान तथा उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। अगला है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इसकी ऊंचाई 800 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस भाग की वायु काफ़ी विरल है तथा यहाँ हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, वायु का जो घनत्व है वो कम होते जाता है और ये वायु काफ़ी विरल होती जाती है। इस मंडल के पश्चात निर्वात या अंतरिक्ष का विस्तार है। अब आते हैं हम लोग रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल के भाग को पढ़ते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल के कितने भागों में बांटा जा सकता है? रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है सममंडल और दूसरा विषम मंडल। तो अब सममंडल और विषम मंडल के बारे में हम लोगों को अच्छे से जानकारी लेने हैं। आइए देखते हैं सममंडल किसको कहते हैं। सममंडल यह वायुमंडल का निचला भाग है, जिसकी ऊंचाई धरातल से 90 किलोमीटर तक है। इस भाग में वायुमंडल के विभिन्न गैसों के अनुपात एवं उनके रासायनिक संगठन में एक रूपता मिलती है। इस भाग में वायुमंडल के विभिन्न गैस क्या और उसके अनुपात का रासायनिक संगठन में एक रूपता मिलती है। इसी कारण इसे सममंडल भी कहा जाता है। इस मंडल की रचना मुख्य रूप से ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैसों से हुई है। इस भाग में गैसों का पूर्ण रूप से मिश्रण होता रहता है। अगला आते हैं विषम मंडल। यह भाग वायुमंडल में 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस भाग में वायुमंडल के विभिन्न गैसों के अनुपात एवं उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इस मंडल को विषम मंडल कहते हैं। चूँकि इसमें परिवर्तन होता रहता है इसीलिए इसे हम विषम मंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दबाव या दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी स्थान के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत पड़ने वाले वायुमंडलीय भार को वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। भार वाली प्रत्येक वस्तु दबाव की सृष्टि करती है। हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु हो जिसमें भार हो तो वो दबाव उत्पन्न करती है। और दबाव को हम लोग किस तरह से व्यक्त करते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत पड़ने वाले भार को दबाव कहते हैं। और वही अगर वायुमंडलीय भार होता है तो उसे वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। वायु दबाव या दाब की इकाई मिलीबार होती है। तो वायु दाब या वायु दबाव की जो इकाई है वह क्या है? मिलीबार। और वायु दाब को जो मापने के लिए यंत्र होता है उसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान और दबाव में होने वाले परिवर्तन।
ऊंचाई के साथ तापमान का परिवर्तन होना एक जटिल प्रक्रिया है। क्षोभमंडल तथा मध्यमंडल में ऊपर की ओर जाने पर अर्थात ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होती है। तो हम ये जानते हैं कि क्षोभमंडल तथा मध्यमंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान में कमी होती है। वहीं समतापमंडल और तापमंडल में ज्यों ज्यों हम लोग ऊपर जाते हैं तापमान में वृद्धि होती है। इस परिवर्तन में जलवाष्प की भूमिका होती है। वायु की आर्द्रता में बदलाव भी इसे प्रभावित करता है। ऊंचाई के साथ वायुदाब में परिवर्तन। समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। औसतन इसका मान 1014 मिलीबार होता है, जो 10 किलोमीटर जाते जाते 265 मिलीबार हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु का घनत्व अधिक होता है, परंतु ऊपर जाने से वायुमंडल विरल होने लगता है तथा इसका घनत्व कम होने लगता है, और घनत्व कम होने के कारण वायुदाब भी घटने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊंचाई के साथ वायुदाब घटता है। ऊंचाई के साथ वायुदाब में परिवर्तन के लिए हम लोग ये ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है ऊंचाई और वायुदाब को। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, यहाँ आप देख सकते हैं जब ये ऊंचाई कम है तो वायुदाब अधिक है, और जैसे जैसे ये ऊंचाई बढ़ रही है वायुदाब इसकी कम होते जा रही है, और ऊंचाई जैसे जैसे घटती है वायुदाब बढ़ता जाता है। वायुमंडलीय तापमान तथा दबाव का प्रभाव। वायुमंडलीय तापमान तथा दबाव में परिवर्तन के प्रभाव के कारण कई तरह की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे आंधी, तूफान। तो आंधी और तूफान किन कारणों से होती है? ये वायुमंडलीय तापमान तथा दबाव में परिवर्तन के प्रभाव के कारण होती है। सूर्य के ताप से पृथ्वी गर्म होती है और अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देती है। सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी को गर्म कर देती है और पृथ्वी के अगल बगल आसपास जो भी वायु है उसको गर्म कर देती है। गर्म होने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, फलस्वरूप यह हल्की होकर ऊपर उठती है। जब वायु गर्म हो जाती है तो उसका घनत्व भी कम हो जाता है, और घनत्व कम होने के कारण वो हल्की हो जाती है, और हल्का होने के कारण वो ऊपर की ओर उठती है। ऊपर जाने से तापमान में कमी होती है, जिसके कारण वायु का घनत्व बढ़ने लगता है और यह नीचे आने लगती है। हल्की होकर जब ऊपर की ओर उठने वाली हवा ऊपर के तापमान के कमी के कारण नीचे आने लगती है, क्योंकि उसका घनत्व बढ़ने लगता है। इस प्रकार नीचे से गर्म होकर वायु के ऊपर जाने तथा ऊपर से ठंडी वायु के नीचे आने की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया को संवहन प्रवाह कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो नीचे से गर्म हवा वो ऊपर चल जाती है और ऊपर की ठंडी हवा फिर नीचे आ जाती है उस जगह को घेरने के लिए, उस जगह को भरने के लिए। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसी प्रक्रिया को हम लोग संवहन प्रवाह कहते हैं। संवहन प्रवाह के कारण अलग अलग स्थानों पर वायुदाब में अंतर आ जाता है। यह अंतर वायु को अधिक दबाव से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर जाने के लिए बाध्य करता है। जब वायु गर्म होकर ऊपर अर्थात कम दबाव के क्षेत्र में जाती है, तब उस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु नीचे अर्थात अधिक दबाव के क्षेत्र में तेजी से आती है। यहीं से आंधी की सृष्टि होती है। अर्थात आंधी तब बनती है जब कम वायुदाब का एक ऐसा क्षेत्र बनता है जिसके चारों तरफ अधिक दबाव का क्षेत्र हो। वायुदाब में अंतर तापमान पर भी निर्भर करता है, इसलिए आंधी की घटनाएं गर्मी में घटित होती है।